विक्रांत ने काफी सोचा, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी ना आ सका। अलौकिक शक्ति इस बार उससे आखिर क्या करवाना चाहती थी? कल भी उसने जो कुछ किया, एक तरह से उसी शक्ति के दिए संकेतों के आधार पर ही किया था। उसका जो नतीजा निकला था, वो उसके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। विक्रांत अपने ऑफिस पहुंचा। वहां सिर्फ स्टाफ के ही लोग काम कर रहे थे, लेकिन पुष्कर और सुनिधि वहां नहीं थे। विक्रांत को आया देखकर स्टाफ के लोगों ने उसे सैल्यूट किया। उन लोगों ने कल उसका जो रूप देखा था, उस पर उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा था। कल से पहले तक तो वो कभी किसी के साथ इस तरह वायलेंट नहीं हुआ था, मगर कल उसने न केवल अपने स्टाफ के लोगों के साथ मारपीट की थी, बल्कि ट्रिपल रेप केस के बेहद खतरनाक मुजरिम को भी अकेले ही अरेस्ट कर लिया था। उनमें से किसी की तरफ ध्यान दिए बिना विक्रांत अपनी मेज पर पहुंचा और अपना कंप्यूटर सिस्टम लॉग इन किया। उसके दाहिनी ओर की मेज पर उसके मित्र मौजूद थे, जिनका नाम राघव और जतिन था। उनके पास लूट व हत्या के तमाम मामलों की फाइल थी, जिनमें देरी के कारण उनसे जुड़े सबूत और गवाह भी खत्म हो चुके थे। उनमें से कई केस तो 20 से 30 साल तक पुराने थे और वो आज तक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज बने हुए थे। इसीलिए पुलिस का कोई भी अधिकारी उन केसों में हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उस सेक्शन में केवल उन्हीं पुलिस वालों का ट्रांसफर किया जाता था जिन्हें एक तरह से पनिशमेंट दिया जाता था। राघव व जतिन को वहां भेजकर एक तरह से पनिशमेंट ही दिया गया था। वो दोनों फिलहाल एक अनसुलझे केस की फाइल को स्टडी कर रहे थे। विक्रांत का कंप्यूटर अभी लॉगिन नहीं हो पाया था, इसलिए वो उत्सुकतावश उस फाइल को देखने लगा जो राघव स्टडी कर रहा था। उसमें एक लाश नजर आ रही थी जो खून से तरबतर थी। उसने उत्सुकता से पूछा, इसके साथ क्या हुआ था? क्या केस है ये? राघव ने बताया, ये 10 साल पुरानी घटना है। इसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। ओ, विक्रांत के मुंह से निकला। तभी उसका कंप्यूटर बूट हो गया। उसने कंप्यूटर के डाटा बैंक से एक इमेज सर्च की और उसे ध्यान से देखने लगा। राघव कह रहा था, मरने वाला एक बेरोजगार था। उसे शराब के साथ जुए की भी लत लग गई थी और फिर जुए में काफी मोटी रकम हार गया था। फिर वो लोन के चक्कर में माफिया की गिरफ्त में आ गया और फिर उन्हीं लोगों ने इसे मार डाला। उसके घर वालों के सामने ही किसी धारदार हथियार से 40 बार वार किया था। जान निकलने के बाद तक काटता रहा था। तो फिर उसके परिवार वालों ने कत्ल करने वालों के खिलाफ गवाही नहीं दी। विक्रांत ने दिलचस्पी से पूछा। नहीं, उस घटना से परिवार के सारे लोग दहशत में आ गए थे। उनमें से गवाही देने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि उसकी बीवी ने भी मुजरिमों के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। विक्रांत ने फोटो को बारीकी से देखा, फिर बोला, मतलब ये केस सॉल्व अभी तक नहीं हुआ। उस वक्त बवाल तो खूब मचा होगा। राघव ने कहा, हम दोनों से पहले जिनके हाथ में इस मामले को सौंपा गया था, उन्होंने इसमें रात दिन एक कर दिया था। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, कई गिरोहों पर भी शिकंजा कसा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैरानी की बात यह थी कि जिसका कत्ल हुआ था, उसके अपने ही मदद करने को तैयार नहीं थे। बीच में ही जतिन बोला, इस मामले में पहले ही बहुत किया जा चुका है। इन फोटोज और कुछ आधे अधूरे बयानों के अलावा पुलिस के पास दूसरा कोई भी ठोस सबूत नहीं है। ऊपर से इस कत्ल को 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। ये ब्लाइंड केस है यार, इसमें किसी के हाथ कोई सक्सेस नहीं लगने वाली। और अब अगर हमने इसमें कोई सक्सेस ना जुटाई तो हम दोनों को यहाँ से उठाकर ट्रैफिक सेक्शन में भेज दिया जाएगा। राघव ने विक्रांत को देखा, उसके होठों पर फीकी मुस्कान उभरी। वो बोला, तो फिर चलो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी शुरू करते हैं। बगल वाले अपार्टमेंट के पास काफी गाड़ियां इलीगली खड़ी हैं, चलो उनका चालान काटते।
उसके कहने के ढंग पर विक्रांत और जतिन दोनों हंस पड़े। अगर तुम लोग अपने दिमाग का यूज करके थक चुके हो तो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ, विक्रांत ने कहा। क्या? राघव ने अनमने स्वर में कहा। विक्रांत गंभीरता से बोला, अगर मेरी मानो तो इस केस के बारे में इतना कुछ जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस कत्ल में किसी क्राइम सिंडिकेट का हाथ है। मतलब ये कि ये कत्ल उस कर्ज का पैसा वसूलने वाले उस गैंग ने नहीं किया है। क्या? राघव और जतिन हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विक्रांत उनकी हैरानी की परवाह किए बिना फोटो पर नजरें गड़ाता हुआ बोला, मैं कर्ज देने वाले किसी गिरोह का सरगना हूँ और तुमने मुझसे कर्ज लिया है। अब जरा दिमाग पर जोर डालकर ये बताओ कि पहले मैं तुमसे अपना कर्ज वसूल करने की कोशिश करूंगा या फिर मैं सीधे तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो, तो तुम पहले कर्ज वसूल करने की कोशिश करोगे, राघव को कहना पड़ा। करेक्ट। ऐसी कंडीशन में गैंग सिर्फ अपना कर्जा वसूल करने के दूसरे तमाम हथकंडे आजमाता है, उसे कत्ल नहीं करता, फिर भले ही उसने करोड़ों का कर्ज ही क्यों ना ले रखा हो। राघव व जतिन के दिमाग की जैसे बत्ती जली। विक्रांत आगे बोला, कारोबार चाहे कोई भी हो, सबका एक ही उसूल होता है, पहले करो फिर मरो। अगर मरने वाला पैसा वापस नहीं कर रहा था तो गैंग के पास उसके लिए बहुत सारे तरीके थे। वो उसका किडनैप कर सकते थे, उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते थे, और भी दर्जनों तरीके थे पैसे निकलवाने के। लेकिन मर्डर क्यों करेंगे वो? मर्डर के बाद तो पैसा वापस होने के सारे रास्ते खुद ही बंद हो जाते हैं। साथ में पुलिस का झमेला अलग से। अरे इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं, राघव आश्चर्य से बोला। जतिन ने भी सहमति में सिर हिलाया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का फोकस ही गलत था। विक्रांत बोला, तुमने बताया कि हमलावरों ने विक्टिम के शरीर पर धारदार वेपन से 40 बार अटैक किया था। मेरे ख्याल से मर्डरर ने जानबूझकर ये हरकत की है ताकि मामले को क्रूर बनाया जा सके, क्योंकि ऐसी क्रूरता कोई माफिया गैंग ही दिखा सकता है। इस हरकत का सीधा मतलब कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करने वाली जांच एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके, और सचमुच यही हुआ। हत्यारे ने जांच एजेंसियों को डाइवर्ट कर दिया और कत्ल का मोटिव भी उसने पुलिस को दे दिया और खुद साफ बच निकला। फिर उसने सवाल किया, विक्टिम का नेचर कैसा था? उसके बारे में कुछ पता है? हाँ, उसका रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है। अक्सर किसी न किसी से झगड़ता रहता था, काफी गुस्से वाला था, पड़ोसियों से भी झगड़े चल रहे थे। राघव के मुंह से निकला। उसकी पत्नी अब कैसी है? क्या उससे मिल सकते हैं? विक्रांत ने पूछा। हाँ, वो इसी शहर में है, जतिन बोला। उसने दोबारा शादी कर ली, अब उसका एक बच्चा भी है। अपनी नई शादी से वो काफी खुश है। तुम लोगों को एक बार फिर उसके पास जाकर उससे बात करना चाहिए। विक्रांत ने कंप्यूटर पर खोली इमेज क्लोज कर। उससे तुम्हें विक्टिम की जिंदगी से जुड़े उसके दूसरे दुश्मनों के बारे में जानकारी मिल सकती है, जिनका इस कत्ल से संबंध हो सकता है। रिकॉर्ड में लिखा है कि खुद पत्नी ने भी मर्डरर के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो इसमें इलीगल रिलेशनशिप की भी कोई कहानी छिपी हो सकती है। इसीलिए मर्डरर के बारे में पत्नी जानबूझकर चुप रही थी। तुम्हारे लिए इस एंगल पर भी गौर करना जरूरी है। राघव व जतिन उत्साह से भर उठे। विक्टिम की बॉडी में 40 कट मर्डरर की नफरत और उसके जुनून को दिखा रहे हैं। ऐसे मर्डरर भाड़े पर भी मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का धंधा करने वाले शहर के ऐसे कई क्रिमिनल का रिकॉर्ड ऑनलाइन है। उनमें से एक क्रिमिनल को मैं भी जानता हूँ। ये देखो उसकी फोटो। विक्रांत ने उन्हें वो तस्वीर दिखाई जो थोड़ी देर पहले वो देख रहा। दोनों ने उस फोटो को देखा। फिर जैसे ही विक्रांत की बात खत्म हुई, दोनों उठ खड़े हुए और तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गए। पेन ड्राइव। विक्रांत काफी गरीबी से जूझ रहा था, यहाँ तक कि उसके पास अपने फोन में डेटा रिचार्ज के लिए भी पैसे नहीं। उसने किराए के घर के एडवर्टाइजमेंट को कंप्यूटर पर सर्च किया था। फिर उन एड में से उसने एक घर को सिलेक्ट किया और वहां शिफ्ट भी हो गया। लेकिन उसके वक्त बेवक्त आने जाने से लैंडलॉर्ड को परेशानी थी।
इसलिए विक्रांत ने उसका किराया उसके मुंह पर मारा और घर खाली कर दिया। राघव व जतिन के 10 साल से पेंडिंग केस को लेकर उसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर उसकी दी गई टिप्स से वो केस हल हो जाता है तो ये सचमुच किसी कमाल से कम नहीं। ये उस अनजान ताकत का ही नतीजा था जिसने उसे पिछले जन्म में सजाए मौत से बचा लिया था और दोबारा से इस रूप में लाकर खड़ा कर दिया था। एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर क्रिमिनल को पकड़ना और प्रमोशन व इनाम सब कुछ पाना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इस जिंदगी में कोई बुराई नहीं थी, इसीलिए वो अभी तक अपनी पुरानी दुनिया के बारे में लौटने को लेकर कोई फैसला नहीं कर सका। किराए के घर को लेकर उसकी फर्स्ट चॉइस यही थी कि वो उसके पुलिस स्टेशन के आसपास ही होना चाहिए। ऐसा एक घर उसे एक फ्रूट कंपनी के एड में दिखाई दिया। उस घर का मालिक देखने में काफी मोटा था और हंसमुख स्वभाव का भी था। घर 3 मंजिला था। उसके ग्राउंड फ्लोर पर उसकी फलों की दुकान थी। फर्स्ट फ्लोर पर वो खुद रहता था। तीसरा फ्लोर किराए के लिए खाली था, जिसका एरिया 600-700 वर्ग फीट तक रहा होगा। उसी को किराए पर उठाने का उसने विज्ञापन दिया था। विक्रांत को वो खुली जगह इसलिए ज्यादा पसंद आई क्योंकि वो उसके वक्त बेवक्त रूटीन के हिसाब से सही थी। वहां आने जाने का अलग रास्ता था जिससे कोई डिस्टर्ब नहीं हो। वहां का किचन भी सेपरेट था। अगर वो आधी रात को भी खाना बनाता तो भी किसी को पता न चला। लैंडलॉर्ड ने उसे बताया कि किराने और दूसरी जरूरत के सामान की दुकान भी बगल में है। उधर ही यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट भी रहते हैं। अगर वो वहां शिफ्ट हो जाता है तो उन स्टूडेंट से भी उसकी फ्रेंडशिप हो सकती थी, जिससे उसका खाली वक्त अच्छा पास हो सकता था। ये तो सच में वैसी ही जगह है जैसी कि मैं चाहता था। उसने वहां शिफ्ट होने का फैसला कर लिया, लेकिन किराया सुन उसके होश उड़ गए। उसका रेंट 5,000 रुपये महीना था। बिजली और पानी का अलग से देना था। मेरी अभी नई नौकरी है, इस हिसाब से रेंट बहुत ज्यादा है। क्या कुछ कम नहीं हो सकता? लैंडलॉर्ड का नेचर बहुत सरल था। उसने कुछ देर विक्रांत की समस्या पर विचार किया, फिर बोला, तुम 500 रुपये कम दे देना। बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं 1 रुपया भी कम नहीं कर सकता। अरे क्यों लूट मचा रहे हो? विक्रांत ने उसे पुलिस का रौब दिखाया। मैं पुलिस में हूँ तो क्या करूँ? थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूँ। अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देना कोई इलीगल काम नहीं है। फिर मैं पुलिस से क्यों डरूंगा? और फिर क्या मैं अकेला ही अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रहा हूँ? इस शहर में हजारों लाखों लोग ये काम करते हैं। जहाँ तक किराए की बात है तो जाकर पता कर लो। मेरा किराया दूसरों से हमेशा कम ही होता है। अगर फिर भी आपको ज्यादा लगता है तो आप खुशी से कहीं और देख सकते हो। विक्रांत को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसे अपनी बीती जिंदगी याद आ गई।
के लिए इतना मोटा किराया मांगा जा रहा था। उसका मूड खराब हो गया था। वहां से सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंचा और अपनी वर्दी का रौब दिखाकर उसने वहां के लिए इतना मोटा किराया मांगा जा रहा था। उसने ऐसे ना जाने कितने लैंडलॉर्डों की हस्ती को मिटा दिया था और अब उससे उस जगह के लिए इतना मोटा किराया मांगा जा रहा था। उसका मूड खराब हो गया था। वहां से सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंचा और अपनी वर्दी का रौब दिखाकर उसने वहां मुफ्त में भरपेट लंच किया। उसके बाद वो एक बोर्डिंग हाउस में पहुंचा, जहां पहुंचने के लिए उसे कई संकरी गलियों से होकर जाना पड़ा। पिछले जन्म की यादों की वजह से वो उन सभी रास्तों से परिचित था। वहां तक पहुंचने का उसे शॉर्टकट भी पता था। उस बोर्डिंग में केवल बैचलर ही रहते थे। वहां का किराया थोड़ा सस्ता था। दोपहर का वक्त था। सब अपने अपने घरों व ऑफिसों में खाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए गली सन्नाटे में डूबी पड़ी थी। तभी गली में अचानक उसने किसी को देखा। वो एक दुबला पतला लड़का था जो कोई स्टूडेंट लगता था, जिसने सिर पर टोपी लगा रखी थी। काफी घबराया हुआ लग रहा था। पता नहीं क्यों विक्रांत को उसका मूवमेंट संदिग्ध लगा। विक्रांत अपना काम भूल गया। वो पुलिस वाला था। उसकी दिलचस्पी लड़के में जाग गई। उसने चुपचाप लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया। लड़का बेहद सावधानी से अपने दाएं बाएं नजर डालता हुआ आगे बढ़ता चला रहा। अंत में लड़का एक अंधेरे कोने में पहुंचा। वहां एक मेहंदी कलर के बालों वाला आदमी उसका इंतजार कर रहा था, जिसकी कलाई पर टैटू गुदा था। लड़का उसके पास पहुंचा, मगर दोनों में से कोई एक दूसरे कुछ ना बोला। लड़के ने अपनी जेब से एक यूएसबी पेन ड्राइव निकाली और बिना कुछ बोले उसे दे दी। आदमी ने पेन ड्राइव को चेक किया, फिर उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर लड़के को दे दिया। विक्रांत एक अंधेरे कोने में छिपा वो सब देख रहा था। उसे समझते देर न लगी कि वहां जरूर कोई गैर कानूनी काम हो रहा था, जिसे रोकना उसका फर्ज भी था और उसकी नौकरी के रिकॉर्ड में उसका क्रेडिट जुड़ने वाला था, जिसका आगे उसे फायदा मिलता। वो ओट में छुपा इंतजार करता रहा। जब टोपी वाला लड़का गली में वापस लौटने लगा तो विक्रांत अचानक ओट से बाहर आ गया और उसने झपट कर लड़के को पकड़ लिया। अचानक ही जो हुआ उससे लड़का बौखला गया और उसकी पकड़ से छूटने के लिए जोर से मचलने लगा। ओए, ज्यादा होशियारी मत दिखा, विक्रांत ने उसे वार्न किया। मैं पुलिस वाला हूँ, कोई हरकत मत करना। पुलिस के नाम से लड़का डर गया। उसने मचलना बंद कर दिया। विक्रांत ने उसकी टोपी उतार दी। ये देखकर वो हैरान हुआ कि वो एक छोटे बालों वाली लड़की थी जो किसी कॉलेज की स्टूडेंट लग रही थी। विक्रांत ने उसे फटकार लगाई। ये क्या हरकत है? इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि पुलिस ने क्यों तुम्हें पकड़ा है। लड़की पुलिस को सामने देखकर बुरी तरह से डर गई थी। उसने विक्रांत को देखा और गिड़गिड़ाती हुई बोली, सॉरी अंकल, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है। प्लीज छोड़ दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। ये आदमी कौन था और इस लिफाफे में क्या है जो उसने तुम्हें दिया है? लड़की चुप रही। ठीक है, मैं तुम्हारे माँ बाप को बुलाता हूँ और तुम्हारी हरकत के बारे में उन्हें सब कुछ बताता हूँ। विक्रांत ने उसे धमकी दी। माँ बाप को बुलाने के नाम से लड़की परेशान हो गई। उसने फिर विक्रांत से विनती की, प्लीज सर, ऐसा ना करें। अगर इस बारे में मेरे मॉम डैड को पता चला तो वो मुझे बहुत मारेंगे। विक्रांत ने उसके हाथ से लिफाफा छीन लिया। लड़की ने कुछ ना किया। विक्रांत ने लिफाफा खोला। उसके अंदर 500 के नोट ठसाठस भरे थे। विक्रांत को कतई उम्मीद नहीं थी कि लिफाफे में इतना कैश हो सकता है। उसने लड़की से पूछा, उसने इतने पैसे तुम्हें क्यों दिए? लड़की ने उसके हाथ पकड़ लिए और गिड़गिड़ा उठी, सर प्लीज मुझे जाने दो, ये सब मैंने पहली बार किया है, दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगी। और शट अप, विक्रांत ने उसे डांटा। रोना धोना बंद करो और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। इस रुपए के बदले तुमने उस आदमी को क्या दिया है?